राज। आज हम जंगल राज पे बात करते हैं। मैं मनीष आपके बीच जंगल राज पे बात करने के लिए आया हूँ। जंगल राज इसलिए कि आज पंचायती राज चुनाव है, घोषणा हुई। प्रथम एवं द्वितीय चरण, प्रथम चरण समाप्त हो चुका है, दूसरे चरण के लिए नॉमिनेशन चल रहा है। मतदान जो है अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा मोटे तौर पे, और अब तीसरे चरण का भी नामांकन शुरू हो रहा है। अब यह बात समझने की ज़रूरत है कि जंगल राज के नाम से जैसे ही जंगल राज नाम आता है या इसको जैसे ही समझते हैं तो एक दौर याद आता है जब लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार चलती थी और ये दौर हुआ करता था। वह वक्त था जब बूथ लूट लिए जाते थे और बहुत सारी गतिविधियां बंदूक के बल पे सारी कहानियां होती थी। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा है। मैं पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि 2001 का मुखिया चुनाव हमने बहुत अच्छा से देखा है, समिति का चुनाव अच्छे से देखा है, होश में देखा है, समझते हुए देखा है, क्योंकि मैं उस समय 10th पास कर चुका था और बिहार में बहुत लंबे समय के बाद पंचायत चुनाव हो रहा था। मैं अफजलपुर धोबघट्टी पंचायत का निवासी हूँ। इसके कारण बहुत बारीकी से हमने देखा था कि किस प्रकार से बंदूक और बारूद के बल पे, बमों के बल पे बूथ को छापा गया, किस प्रकार से सबके ऊपर बम फेंके गए। ये पूरी कहानी हमने बताई थी। चर्चा का विषय इसलिए है कि पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ पूरे बिहार में गोलीबारी शुरू हो चुकी है। कई मुखिया, वर्तमान, पूर्व एवं उम्मीदवार मारे जा चुके हैं। अब यह बात समझने की जरूरत है कि जिस वक्त प्रशासन की सारी ताकतें चुनाव आयोग में निहित हो जाती है, उस वक्त में भी अगर प्रशासन काम करना बंद कर दे, प्रशासन अपने उन व्यवहारों के लिए प्रचलित हो जाए जो सामान्य तौर पे कहा जाता है कि सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार काम करती है, तो क्या अभी का जो गाइडलाइन है चुनाव आयोग ही कर रही है या प्रशासन, शासन के लोग कर रहे हैं, यानी सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, यानी हमारा सदन कर रहा है, या आखिर करेगा कौन? या का कोई मतलब है नहीं। जब इस दौर में डिजिटल इंडिया की बात होती है, मेकिंग इंडिया की बात होती है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, उस युग में भी इस बार पुनः बैलेट से कुछ चीज़ों का चुनाव होगा। अभी तो सामान्य रूप से उम्मीदवारों को रोकने के लिए गोली बंदूक चलाई जा रही है, हत्याएं की जा रही है, और हत्याओं से किस प्रकार दहला हुआ है अभी पूरा का पूरा बिहार, वह कोई आम बात जैसा ही समझ रहे हैं। इसलिए आप आम बात समझते हैं क्योंकि आपके घरों में अभी तक हत्याएं नहीं हुई है और आप सभी इंतजार कर रहे हैं कि मेरी बारी कब आएगी या मेरे घर में हत्या कब होगी, तब मैं बोलूँगा। लेकिन इन परिस्थितियों में हम किस स्तर पर और कैसे काम करेंगे, यह समझने की ज़रूरत है। आखिर कौन सी परिस्थिति आ रही है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद भी नहीं कर पा रहे। किसी की हत्या हो जाती है, याद करिए 2-3 दिन पहले तीज था और एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए तीज करके बैठी हुई थी। इस वक्त का इंतजार कर रही थी, उस वक्त के लिए वो अपने घरों में इंतजार कर रही थी जब पति उसके शाम में लौटकर घर आएंगे। एक मानवतावादी या कही जाए कि एक सिद्धांतिक जो सोच होती है उसके तहत महिलाएं अपने पति के प्रति जिम्मेवारी, उनसे प्रेम, एक बहुत बड़ी पहचान होती है तीज पर्व, खासकर बिहार के अंदर। और जब वैशाली ज़िले में
एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है, एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करके बैठी हुई है, जब सुनती है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसे क्या विश्वास होगा। आप समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आपके घरों में कुछ नहीं हो रहा है इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठे हुए हैं, लेकिन इस बात को समझ करके और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए कि आखिर कौन सी परिस्थिति है कि लगातार वैशाली जिले में हत्याएं होती हैं। इसके अलावा आप खासकर और भी देखिए कि जो भी पुलिस अधीक्षक वैशाली में रहकर कहीं अन्य जिलों में गए हैं वहाँ और भी सामान्य बातें हैं हत्याओं का। जैसे आप समस्तीपुर को देख सकते हैं, जमुई को देख सकते हैं, ये सारे सामान्य बात है जो यहाँ से ही गए हैं। बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे। उसके बाद आप मुजफ्फरपुर को देखिए, एक कहा जाता है कि उत्तर बिहार का एक सेंटर पॉइंट है, राजधानी कही जाती है, उसमें हत्याओं का किस प्रकार से जोड़ है। बच्चों की किडनैपिंग हो जा रही है, हत्याएं हो जा रही है, किसी भी प्रकार से कोई भी पुलिस पदाधिकारी अपनी सक्रियता और अपनी जिम्मेवारियों को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। लगभग 15 दिन पहले राजस्थान में एक बच्ची का किडनैपिंग हो गया था, तो उसके माता पिता थानों के सामने ही आत्मदाह कर लिए थे। तो क्या यही परिस्थिति आने वाली है कि हर एक आदमी इन प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर में, पुलिस पदाधिकारियों के चक्कर में आत्महत्या कर ले, या अपने पति की हत्या, अपने पत्नी की हत्या, अपने बेटों की हत्या या अपने पिता की हत्या के लिए वो तलवार और हथियार उठा करके सामने से आ जाए। चुनाव का वक्त है, मैं कई बार कहा हूं कि चुनाव का वक्त क्या वैशाली में पुनः या पूरे बिहार में पुनः बम बारूद के सहारे ही चुनाव होगा। आखिर अवैध हथियार कहां से आ रहे हैं? जब हथियारों का सत्यापन चल रहा है उस दौर में क्यों नहीं अवैध हथियारों पे लगाम लगाई जा रही है? या अवैध हथियार आते कहां से? रोज रोज आप सुन रहे हैं कि 70 लाख, 50 लाख, 5 ट्रक, 2 ट्रक दारू पकड़ा रहे हैं। आखिर वैशाली जिला में महुआ कैसे पहुंच जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। कहीं बॉर्डर एरिया में हाजीपुर में इंटर कर जाए, समझ में आता है कि सोनपुर के थाना प्रभारी और एसपी ने दलाली की और वैशाली जिला में भेज दिया। पटना के तरफ से आता है तो समझ लीजिए कि पटना का एसपी डीएम बेईमान है और उसके नज़दीकी जो थाना है उनकी मिली भगत है और वैशाली में आ जा रहा है। तो क्या हमारे वैशाली जिला के भी एसपी और डीएम पूरी दलाली में लिप्त? वो दिन रात दारू और अवैध हथियारों का कारोबार कर रहे हैं। आखिर ये दोनों चीजें आ कहां से रही? गांजा कहां से आ जाता है अरबों खरबों का वैशाली जिला में? कैसे बन जाता है अवैध कारोबार का धंधा यहाँ पे? कैसे निर्माण हो जाता है ऐसे चीज़ों का जो बंद है? अब एक नया तमाशा मैं सुनता हूँ कि खैनी पे रोक की बात होती है। मुझे याद है कि रचना पाटिल वैशाली में थी और उस समय उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया था तंबाकू मुक्त वैशाली। लगभग 4 साल हो गए, 5 साल। इस पीरियड में मुझे नहीं लगता है कि तंबाकू एक सेकंड के लिए वैशाली ज़िले से हटा होगा। गुटखा बंद है कई सालों से, लेकिन आज भी गुटखा के दुकान हर जगह चल रहे हैं। इवन आप स्टेशन पे देख लेंगे, हाजीपुर स्टेशन पे जो दुर्गा जी का मंदिर है उस मंदिर में ही जो दुकान बनाई गई है उसमें ये जो गुटखा है आप देखिएगा, सिगरेट की दुकान है, उसी मंदिर में संचालित होती है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि एक हिंदूवादी संगठन के नेताओं से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जाने दीजिए, कम से कम वही लोग उस मंदिर का खर्चा तो उठाते हैं। यानी हम मंदिरों के संचालन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह तो पूर्ण रूपेण भाजपा की नीति हो गई कि
तोड़ फोड़ करो, लेकिन किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहो। फिर राजनीति पे मैं कभी बात करूंगा, लेकिन मैं अभी यही बात कह के समाप्ति की तरफ बढ़ रहा हूं। क्या मुझे लग रहा है कि पुनः मुझे यह लग रहा है कि बिहार में गोली बारूद हत्याओं के साथ वह दौर पुनः लौट आया जिसे आप जंगल राज कहते थे। और इस बार का चुनाव मैं पुनः आग्रह भी करूंगा ऐसे लोगों से जो मत देने का सोच रहे हैं, तो मत देने जाने से पहले इस बात की सिक्योरिटी जरूर अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी से ले ले कि मैं जिस बूथ पे जा रहा हूँ वोट करने वह सुरक्षित है, क्या मैं वहाँ से जिंदा आ जाऊँगा। या पूछ लीजिए कि मेरे पापा वहाँ बूथ पे जा रहे हैं, मेरी माँ बूथ पे जा रही है, मेरे पिताजी बूथ पे जा रहे हैं, मेरे बच्चे बूथ पे जा रहे हैं, मेरी बहू बूथ पे जा रही है, तो क्या वो सुरक्षित बूथ से आ जाएगी? क्या इसकी गारंटी वर्तमान पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी लिखित अगर आपको देते हैं तभी बूथ पे आप जाइए, नहीं तो घरों में बैठे रहिए। यह लोकतंत्र है, जिसको एक वोट भी आ जाएगा वो जरूर जीत जाएगा। इसमें आपके वोट के होने और न होने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए अगर जिंदगी चाहते हैं तो वर्तमान पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी के रहते हुए आप अगर वोट डालने जाते हैं तो आपकी हत्या के लिए सिर्फ आपके नाम पे एफआईआर हो जाएगा और आपके परिवार विधवा विलाप के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इस संबंध में कुछ भी जानकारी चाहिए या मुझसे कुछ भी बात शेयर करना हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करिए, ईमेल करिए, ताकि हम इस पे और भी बातें साझा कर सके और आपको इस बात की जानकारी दे सके कि वैशाली जिला प्रशासन के नेतृत्व में वाकई में चुनाव सफलतापूर्वक होगा, यानी कि हत्याओं से मुक्त होगा, जो संभव नहीं लगता है। धन्यवाद।